नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है ईशान और आप सुन रहे हैं कहानी कुछ कही सुनी। आपसे गुजारिश है कि हर बार की तरह इस बार भी अपने हेडफोन्स लगा लें, शांति से कहीं जाकर बैठें, आंखें बंद कर लें और कहानी का आनंद लें। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। छोटू चल, 4 नंबर टेबल पे कपड़ा मार, सबको स्पेशल पिला। चले कटिंग लगा कटिंग। ये प्रचलित डायलॉग हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। एक बार नहीं बल्कि बहुत बार। ऐसे बेबस छोटू आपको देश में बहुत जगहों पर दिख जाएंगे, चाहे वो चाय की टपरी हो, कंस्ट्रक्शन साइट हो या फिर किसी पाजी का ढाबा हो। आज की कहानी ऐसे ही एक छोटू के नाम। हालांकि उसका नाम छोटू तो नहीं था बल्कि मोनू था। ये बेबस, लाचार, बेजुबान, बहरा बच्चा 3 साल की छोटी उम्र से एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था। काम के बदले बिल्डर उसे रहने के लिए छत, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े देता था। आप सब सोच रहे होंगे कि अब मोनू क्या करता है, कहाँ होगा। आप सबको बता दूं कि मोनू अब इस दुनिया से दूर जा चुका है, बहुत दूर। एक ऐसी जगह जहाँ तक लोग पहुँच तो जाते हैं पर कभी वहाँ से वापस नहीं आ पाते। आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब आखिर हुआ कैसे। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा, मोनू पैदाइशी गूंगा बहरा था। उसके जो माँ बाप थे उसका ध्यान ना रख पाने के कारण उन्होंने उसे एक दिन सड़क किनारे छोड़ दिया और चले गए। वो नन्हा सा बच्चा रोता रहा, बिलखता रहा, पर कोई भी उसकी पुकार सुनने को तैयार नहीं था। ये उन दिनों की बात है जब वो सिर्फ 3 साल का था। अपने हालातों से लाचार मोनू अक्सर फुटपाथ पर ही सो जाया करता था। लगभग 2 महीने तक वो भूखा नंगा रास्तों पर भटकता रहा। एक दिन एक ईंट की दुकान के सामने जब वो सो रहा था, रामजी देसाई, उस दुकान के मालिक ने उसे जगाकर अपनी दुकान में पनाह दी। उसे अच्छे से खिलाने पिलाने के बाद रामजी ने उससे बड़े प्यार से पूछा, बेटा तारो नाम शू छे? इस गुजराती लफ्ज का मतलब था कि बेटा तेरा नाम क्या है। मोनू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे रामजी के होठ तो हिलते हुए दिख रहे थे, मगर वो क्या बोल रहा था इसका रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। मोनू ने इशारे से बताया कि भाई मैं गूंगा बहरा हूं। रामजी ने कुछ देर तक मोनू की तरफ देखा, फिर अचानक से उसकी आंखें चमक उठी। उसने फौरन कॉल लगा के एक शख्स को अपने दुकान पे बुला लिया। शाम तक एक बड़ी सी गाड़ी देसाई के दुकान के सामने तक आके रुकी। उसमें से कोट पैंट में एक आदमी उतरा। वो और कोई नहीं बल्कि मशहूर बिल्डर राजेश पटेल था। पटेल अपने साथ अपनी 1.5 साल की बेटी को भी लाया था।
बच्ची का नाम काव्या था, काव्या पटेल। आओ आओ राजेश भाई, आपके लिए लड़का ढूंढा है, बहुत काम का है। गूंगा बेरा है तो 2 वक्त का खाना, रहने के लिए छत दे दो, काफी है। पगारनी कोई पण टेंशन જ नहीं, ओकेशनली थोड़े कपड़े दिला देना। देसाई ने मुस्कुराते हुए कहा। राजेश ने भी चुपचाप अपने पॉकेट में से नोटों का एक बंडल निकाल के देसाई के हाथों में थमा दिया। नोट हाथ में लेते ही देसाई के सुपारी से लाल हुए दांत बाहर आ गए। इस दौरान देसाई के चेंबर के बाहर दोनों बच्चों में काफी बातें हो चुकी थी, इशारों इशारों में। दोनों पहली ही मुलाकात में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर क्या होना था, शुरू हो गया मोनू का मजदूरों वाला सफर। पूरे दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के बाद राजेश उसे खुद अपने घर पे खाना खिलाता था। मोनू राजेश के सिक्योरिटी के साथ उसी के केबिन में रहता था। कभी कभी जब काव्या साइट पे अपने पापा के साथ आती तो घंटों मोनू के साथ खेलती। मोनू भी सब काम धाम छोड़कर चला जाता था काव्या के साथ खेलने। एक दिन राजेश को इस बारे में पता चला। उसने काव्या और मोनू को बहुत डांटा। माना कि दोनों एक ही एज के थे, मगर स्टेटस भी कुछ मायने रखती थी राजेश के लिए। राजेश ने 1 साल बाद काव्या को उसके मामा के पास यूएस भेज दिया। मोनू हमेशा सोचता रहा कि आखिर क्यों राजेश ने काव्या को उससे दूर यूएस भेज दिया। बीस साल बाद मोनू अब भी राजेश के लिए ही मजदूरी करता था। वो पूरे जी जान से काम करता था। राजेश को उस पर बहुत फक्र था। वो अपने सारे मजदूरों को हमेशा मोनू का उदाहरण देता फिरता था कि भाई देखो, अगर पगार अच्छे से कमानी है तो मोनू जैसे मेहनत से काम करो। पर अफसोस, अपनी तारीफ सुनने के लिए भगवान ने मोनू को कान ही नहीं दिए थे। एक दिन राजेश बहुत खुश दिख रहा था। पूरे ऑफिस में मिठाइयाँ बांटता फिर रहा था। मोनू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो सोच ही रहा था कि उसके सामने एक बड़ी सी सफेद गाड़ी आके रुकी। उस गाड़ी में से एक बेहद खूबसूरत लड़की और एक आदमी उतरे। मोनू उस आदमी को तो नहीं पहचान पाया, पर उस लड़की को एक बार में पहचान गया। वो उसकी बचपन की बिछड़ी हुई दोस्त काव्या थी। उसने काव्या से जाके हाथ मिलाया, इस उम्मीद में कि वो उसे देखकर खुश हो जाएगी। पर उसने मोनू को ऐसे देखा जैसे कि मानो पहचानती ही नहीं थी। मोनू को बहुत दुख हुआ ये देखकर कि उसकी इकलौती बचपन की दोस्त उसे भूल चुकी थी, जबकि उसे बचपन का एक एक पल याद था। राजेश ने उसकी दुविधा को भांप लिया था। उसे पता था कि मोनू पे क्या बीत रही होगी, पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। बहुत छानबीन के बाद मोनू को पता चला कि जो आदमी काव्या के साथ आया था वो राजेश का होने वाला दामाद और काव्या का होने वाला पति साकेत था। वो काव्या और साकेत के लिए बहुत खुश था। उसकी बस एक आखिरी इल्तिजा थी
कि काव्या बस उसे एक दफा पहचान ले। वो जब भी काव्या को अकेला पाता उससे बात करने की कोशिश करता। काव्या को बहुत अजीब लगता था कि एक अनजान मजदूर उसे हर रोज परेशान करता था, उससे बात करने की कोशिश करता था, पर उसने कभी अपनी परेशानी नहीं जताई मोनू को। एक दिन जब मोनू ऐसे ही लंच ब्रेक में साइड पे घूम रहा था तो उसने साकेत को अकेले एक कोने में जाते हुए देखा। उसे शक हुआ। वो साकेत के पीछे पीछे गया। साकेत साइड ऑफिस के पीछे एक रूम में घुसा। जब मोनू वहां पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। चारों तरफ सफेद पाउडर के पैकेट पड़े थे। उसे तुरंत पता चल गया कि यह पाउडर कोई ड्रग था जिसका साकेत धंधा कर रहा था। उसे डर के मारे हिचकियां आने लगी। साकेत ने जैसे आवाज सुन के पीछे देखा तो उसने मोनू को पाया। उसने तुरंत अपनी गन लोड की और मोनू की तरफ तान ली। मोनू ने भी हिम्मत दिखाई और दौड़ के जाके साकेत के हाथ से गन छीनने लग गया। इस मतभेद के दौरान एक गोली चल गई। गन अब मोनू के हाथ में थी और साकेत जमीन पे पड़ा हुआ था, मर चुका था। आवाज को सुनते ही राजेश, काव्या और तमाम मजदूर वहां पहुंचे। मोनू के हाथ में गन देखकर काव्या रो पड़ी। सबको लगा कि मोनू ने साकेत को मार डाला था। मोनू बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाया। उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने उस पे नारकोटिक्स सप्लाई और मर्डर का चार्ज लगाया। उसकी जेल में जम के धुलाई हुई ये जानने के लिए कि आखिर उसने साकेत को मारा तो क्यों मारा था। पर जनाब वो क्या बताता। उसने तो साकेत को रोकने की कोशिश की थी। उसे क्या पता था कि गन लोडेड थी और गोली चलने वाली थी साकेत के ऊपर। पर यह बात हमें मालूम थी, उसे मालूम थी, पुलिस वालों को तो नहीं मालूम थी ना। उसे पहले तो उम्र कैद की सजा हुई, पर बाद में राजेश ने जेलर को पैसे खिलवाकर उसका फेक एनकाउंटर करवाने का फरमान दिया। दिसंबर का महीना था। मोनू को बताया गया कि उसे किसी दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। उसने बिना कुछ शोरगुल किए गाड़ी में बैठना ही ठीक समझा। बीच रास्ते पे वैन में बैठे पुलिस वालों ने उसे वैन से उतारा, हाथ में बंदूक थमाई और कहा, देख हमें मालूम है कि तू बेकसूर है, ये ले गन और भाग जा। मोनू को कुछ सुनाई तो नहीं पड़ा कि इन लोगों ने कहा क्या, पर उसे लगा कि ये लोग उसकी मदद करने के लिए आए थे। वो भोला सा लड़का बंदूक लेके भागने लगा। जैसे ही थोड़ी दूर तक भागा, पुलिस वालों ने उस पे गोली चला दी। गोली
उसके पीठ को चीरते हुए उसके दिल पे जाके लगी। वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। उसे वैसी ही अधमरी हालत में छोड़कर वो वैन वहां से निकल गई। मोनू अपनी आखिरी सांस तक काव्या और उसके बचपन के दिनों को देखता रहा और मुस्कुराता रहा। पुलिस ने अपने रिपोर्ट में कहा कि मोनू ने वैन को पेशाब करने के लिए रुकाई थी और फिर एक पुलिस वाले की गन छीन के भाग रहा था। मजबूरन हमें उसका इनकाउंटर करना पड़ा जी, हमारी कोई इंटेंशन ना थी वैसी। एक पुलिस वाले ने मीडिया को बताया। घर बैठी काव्या के मुंह पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो खुश थी कि उसके पति का कातिल आखिरकार मारा जा चुका था। उसे ये थोड़ी पता था कि वही कातिल मोनू था जो उसके बचपन का बहुत अच्छा दोस्त रह चुका था। मोनू की बॉडी को इसके बाद जलाया गया या दफनाया गया, हमें नहीं पता। क्या गलती थी उसकी? यही कि उसने एक अमीर घर की लड़की से दोस्ती की, यही कि वो गूंगा बहरा था, या फिर ये कि उसने एक देशद्रोही ड्रग डीलर का खात्मा कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी कुछ कही सुनी। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस आवाज़ को पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे अगले संडे ठीक रात 8 बजे। तब तक खुश रहे, आबाद रहे, अपने आसपास सफाई रखें, घर पे रहे और सुनते रहे कहानी कुछ कही सुनी। कहानी एक, मूड अनेक।